इलेक्शन कमीशन ने कोरोना वबा के दौरान रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इंतखाबात के लिए जारी की तफसीली हिदायत। इंतखाबी तशहीर के दौरान भी कोविड-19 से मुतालिक ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों पर होगी कार्रवाई। 1984 बैच के रिटायर्ड IAS अफसर राजीव कुमार होंगे नए इंतखाबी कमिश्नर। इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा के इस्तीफे के बाद हुआ तकर्रुर। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन। 16 जिलों के 81 लाख से जायद लोग मुतासिर। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों के कुछ इलाकों में सैलाब से राहत। रियासत में बचाव और राहत रसानी का अमल जारी। मुल्क में कोरोना के खिलाफ जंग हुई मजबूत। कोरोना इन्फेक्शन से सेहतयाब होने वालों की शरह 74.30%। अब तक तकरीबन 21,59,000 लोग सेहतयाब। मुल्क में कोरोना से अमवात की शरह 1.89%। आलमी सेहत तंजीम ने कहा अगले 2 साल से कम वक्त में दुनिया के कोरोना वबा से नजात की उम्मीद। तंजीम के सरबराह डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियेसस ने कहा कि साल 1918 के स्पेनिश फ्लू के मुकाबले में कोरोना वायरस से फैली वबा पर जल्द ही पाया जा सकता है काबू। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2 करोड़ 30 लाख से जायद मामले, 8 लाख से जायद अमवात। मुल्क भर में पूरे जोशो खरोश के साथ आज मनाया जा रहा है गणेश चतुर्थी का त्यौहार। दिल्ली सरकार ने कोरोना वबा के सबब अवामी मकामात पर पूजा, विसर्जन और कम्युनिटी सतह पर तकरीब के इनेकाद पर आयद की पाबंदी। सदर जमहूरिया और नायब सदर जमहूरिया ने गणेश चतुर्थी पर दी मुबारकबाद। स्पेनिश क्लब सीविया ने जीता यूरोपा लीग का खिताब। फाइनल मुकाबले में सीविया ने इंटर मिलान को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से दी शिकस्त। सीविया ने रिकॉर्ड 6ठी बार जीता है यूरोपा लीग का खिताब। नाजरीन आदाब, उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मसरूर फैज़ी और आइए अब खबरों पर तफसील से नज़र डालते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के दौरान अपनाए जाने वाले तरीक़ेकार के लिए तफसीली रहनुमा उसूल को मंजूरी दे दी है। कोविड-19 के दौरान कमीशन ने कागजात नामजदगी दाखिल करने के वक्त उम्मीदवार के साथ अफराद की तादाद और गाड़ियों की तादाद के ज़वाबित में तरमीम किए हैं। कागजात नामजदगी दाखिल करने और हलफनामा दाखिल करने के लिए ऑनलाइन मुतबादिल सहूलत भी दी है। इलेक्शन कमीशन के रहनुमा हिदायत के मुताबिक इंतखाब लड़ने के लिए उम्मीदवारों के पास ज़र ज़मानत जमा करने का ऑनलाइन मुतबादिल होगा। उम्मीदवारों के पास डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम करने के लिए साथ जाने वाले अफराद की तादाद महदूद करके 5 कर दी गई है। पब्लिक मीटिंग और रैली के लिए मुताल्लिका रियासत के वजारत दाखिला के जरिए तय की गई गाइडलाइंस के मुताबिक ही अवामी इजलास करने की इजाज़त होगी। इंतखाबी कार्रवाई के दौरान फेस मास्क, सैनिटाइज़र, थर्मल स्कैनिंग और PPE किट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा। राय दहिंदगान को वोटिंग के दौरान दस्तखत करने और EVM मशीन का बटन दबाने के लिए दस्ताने दिए जाएंगे। मुतालिका रियासत में इंतखाब के दौरान चीफ इलेक्शन अफसर के जरिए इंतखाबी अमल के ज़ाब्ते तय किए जाएंगे। तो ये इंतखाबी कमीशन ने रहनुमा हिदायत जारी की हैं और इसी सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे ऋषि कुमार से। जी ऋषि, ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नए ज़ाब्ते, नए रूल बनाए हैं उससे इलेक्शन कराने में ख़ास करके देही और शहरी इलाकों में कितनी दुश्वारियां होंगी, और डोर टू डोर कैंपेनिंग, मेरे 2 सवालात हैं। डोर टू डोर कैंपेनिंग का जो सिलसिला है उसमें उम्मीदवारों को कैसे चैलेंजेस होंगे? देखिए, जहां तक चैलेंजेस की बात है तो ये एकदम हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार होगा कि हम तमाम रिस्ट्रिक्शंस के साथ चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये समय की जरूरत भी है, समय की मांग भी है, क्योंकि कोविड-19 के संक्रमण के बाद देश में जो स्थितियां उभरी और पूरी दुनिया इसका शिकार हुई, तो उस लिहाज से अगर हमें अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाना है तो कुछ नियमों का लाना जरूरी था। और इसी वजह से जो कि देश में महामारी का जो एक्ट है वो लागू होने की वजह से देश में ये सुनिश्चित कर पाना मुश्किल था कि कैसे लोगों को अनुमति दी जाए, कैसे रैलियां हो, कैसे कैंपेनिंग हो। तो इसको लेकर एक विस्तृत गाइडलाइंस की मांग थी, वो चली आ रही थी, राजनीतिक दल इसकी मांग कर रहे थे।
लोगों की भी ये मांग थी कि देश में चुनाव होना जरूरी है। जी जी उस लिहाज से अगर हम कहें तो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए एक नया इम्तिहान भी है कि हम इन विपरीत परिस्थितियों में, चुनौतीपूर्ण वातावरण में कैसे अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। चुनाव आयोग ने विस्तृत गाइडलाइंस जारी करके ये सुनिश्चित कर दिया है कि देश में चुनाव कराने का अब कोई भी हर्डल अब देश में नहीं है। चुनावों को आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो उपचुनाव हो या किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव हो। तो जी ऐसी स्थितियां अब जब स्पष्ट कर दी गई हैं चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसमें इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा जी उसमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत होगी, ज्यादा एहतियात की जरूरत होगी। और इसी वजह से चुनाव आयोग ने प्रत्येक चाहे वो विधानसभा क्षेत्र हो या राज्य स्तर पर जी एक जी नोडल ऑफिसर जो कि हेल्थ विभाग का होगा, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से होगा, उसकी नियुक्ति की है, ताकि हम अपने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे बढ़ाने के साथ साथ देश के स्वास्थ्य को भी बचा के रखें। क्योंकि जी इस महामारी के दौरान अगर कोई संक्रमण फैलता है या इससे कोई दिक्कत बढ़ती है तो उसकी भी एक अलग चैलेंजेस और चुनौतियां होंगे। तो इस लिहाज से एक नया हम एक नया प्रयोग कह सकते हैं जी इंडियन जी बिल्कुल डेमोक्रेसी में, जिसमें कि हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि कैसे हम हर हालत में अपने जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस। जी शायद ऋषि की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है, फिर भी आपने में हमें सोशल तमाम डिस्टेंसिंग जानकारी दी कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरह के इंतजामात किए हैं और इस सूरत हाल में, नाजुक सूरत हाल में, इस कोरोना महामारी के बीच इलेक्शन कमीशन ने रहनुमा हिदायत जारी कर दी हैं ताकि इलेक्शन अपने वक्त पर और महफूज तरीके से बाहिफाजत इलेक्शन का इंतज़ाम किया जा सके। उसके लिए तमाम हिदायत इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दी हैं। हम आगे बढ़ते हैं। वजारत ख़जाना के साबिक़ सेक्रेटरी राजीव कुमार को नया इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। राजीव कुमार 1984 बैच के सुबुकदोश IAS अफसर हैं। राजीव कुमार की तकर्री के सिलसिले में वजारत कानून और इंसाफ के महकमा कानून साज ने जुमे को नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल जुलाई में ख़जाना के सेक्रेटरी का ओहदा संभाला था और इस साल मार्च तक इस ओहदे पर फायज थे। राजीव कुमार मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त को अपने ओहदे से फारिग होंगे। अशोक लवासा ने मंगल को इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से अपना इस्तीफ़ा राष्ट्रपति भवन को भेज दिया था। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने बुध को अशोक लवासा का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया था। और बात अब सैलाब की करें तो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश से मामूल की ज़िंदगी भी काफ़ी मुतासिर हुई है। बिहार में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन बनी हुई है। हालांकि सैलाब का पानी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के कुछ इलाकों से निकल गया है। सैलाब से अब तक 16 अजला में 81 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर हैं। महकमे आफात बंदोबस्त के मुताबिक कुल 6 राहती कैंपों में से 5 समस्तीपुर में और 1 खगड़िया में चल रहे हैं। कुल 5000 से ज़ायद अफराद राहत कैंपों में मुकीम हैं। NDRF और SDRF की 26 टीमों ने अब तक तकरीबन 5,50,000 अफराद को महफूज मकामात पर पहुँचाया है। इस दौरान वस्त मशरक़ी रेल के समस्तीपुर दरभंगा रेल डिवीज़न पर पिछले 28 दिनों से बंद ट्रेन खिदमात दोबारा बहाल कर दी गई हैं। और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात के लिए पटना से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे नुमाइंदे सलमान हैदर। सलमान, एक तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पटना ये दरभंगा और समस्तीपुर के बीच जो रेल लाइन रोक दी गई थी, कई ट्रेनें उससे मुतासिर हो रही थी। बिहार संपर्क क्रांति वगैरह इस तरह की दूसरी ट्रेनें जो दरभंगा समस्तीपुर से जुड़ती थी वो मुजफ्फरपुर से ही कट जाती थी, तो इससे कितनी राहत मिलेगी उन इलाके के लोगों को? देखिए, काफी राहत मिलेगी। दरअसल ये पुल जो है उस इलाके को जोड़ता है और उसके आगे मगरबी बंगाल वगैरह का इलाका है, वो जुड़ता है इससे। कल सुबह इस पे मालगाड़ी रवाना करके इसका ट्रायल लिया गया था और शाम से जो नॉर्मल रेल ट्रैफिक है वो बहाल कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सूरत हाल ये है कि आपने जैसा कि वीडियो में भी देखा होगा, विजुअल्स उसके, ये गर्डर के बिल्कुल सटे हुए पानी बह रहा है। हालांकि ट्रायल के बाद इसको सेफ ट्रैफिक के लिए खोला गया है। तो अभी फिलहाल इससे काफी राहत लोगों को हुई है। और उधर जो समस्तीपुर और दरभंगा में जो नदियों की तुगयानी थी उसमें थोड़ी सी कमी आई है। इस वजह से ये उम्मीद बंधी है कि अब आगे बंद नहीं करना पड़ेगा रेल ट्रैफिक को और ये अब चलेगा। तो इससे जो यहाँ पे आने जाने वाले लोग हैं उनको काफी राहत है।
और बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि अभी जो सूरत हाल है बिहार में बाढ़ की, वो इस वजह से ज्यादा है कि जो गंडक बैराज है उससे जो डिस्चार्ज है पानी का वो कम नहीं हो रहा है। कल भी 1.77 मतलब 1,77,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है उधर से, और डिस्चार्ज बढ़ने की तरफ है। जी तो ये जो हालात हैं, अब जैसे बात करें कि परसों तक 1,317 पंचायतें जो है इस पे हाँ, थी, बाढ़ मुतासिर से थी। मुतासर थी, मसरूफ, लेकिन ये अब जो है 1322 हो गई हैं, 1,322 हो गई हैं। तो इनमें 5 का इजाफा भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे इलाकों से पानी निकला भी है। तो कुछ नए इलाकों में पानी फैला है, कुछ पुराने इलाकों से पानी निकला है जहाँ पे लोगों ने राहत की सांस ली है। वहाँ भी जो साफ सफाई की मुहिम है वो तेज कर दी गई है, और पूरी तरह से जो जिला इंतजामिया है, जो लोकल बॉडीज हैं, वो कमरबस्ता हैं इस बात पर कि राहत और जो बचाव के काम हैं, जो सेहत से जुड़े काम हैं, वो तेजी से किए जाएं। जी मसूद। जी सलमान, आप मुसलसल लगातार सैलाब की सूरत हाल पे नज़र बनाए हुए हैं और लगातार कवरेज दे रहे हैं, लेकिन जिन इलाकों से पानी निकल गया है वहाँ पे भी एक चैलेंज होता है। आपने देखा होगा पहले भी कि जब पानी, बाढ़ का पानी, सैलाब का पानी जा रहा होता है तो कई तरह की बीमारियों को भी छोड़ कर जाता है। तो इसके लिए किस तरह के वहाँ पे इंतजामात किए गए हैं और किस तरह की तैयारी की गई है सरकार की तरफ से? देखिए, जो जहाँ से अब पानी उतर रहा है वहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सड़कें हैं, ये पगडंडियाँ हैं, इनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जी और दूसरी बात ये कि जो कीचड़ है, जो मलबा है गिरे हुए मकानों का, और जो दूसरे स्ट्रक्चर थे उनका, तो उसकी साफ सफाई एक सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। और इन इलाकों में ब्लीचिंग पाउडर और जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं उनका स्प्रे किया जा रहा है, और साथ ही साथ जो लोगों के बीच ये बेदारी फैलाई जा रही है कि वो साफ पानी पिए, क्लोरीन की टैबलेट्स इसके लिए उन्हें दी जा रही हैं। तो ये सारे इंतजामात जिला इंतजामिया और मुकामी जो पंचायतें हैं उनके जरिए किया जा रहा है। जी मसूद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और आप लगातार नज़र बनाए रखें सैलाब की सूरत हाल से, देश को और दुनिया को आगाह करते रहें। और बिहार में सैलाब की जो सूरत हाल थी उसका आपने देखा कि कुछ इलाकों में पानी कम भी हो रहा है और कुछ इलाकों में पानी का जमाव जो है वो बढ़ भी रहा है। लेकिन बहरहाल बिहार में सैलाब की सूरत हाल पहले के मुकाबले कुछ हद तक कह सकते हैं कि बेहतर हुई है। हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तेज़ बारिश हो रही है। रियासत की राजधानी भोपाल समेत इंदौर, उज्जैन, होशंगाबाद डिवीज़न के ज़्यादातर अजला में जुमे को कहीं तेज़ तो कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने रियासत के होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, जबलपुर, नरसिंहपुर और सिवनी ज़िले में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन ऐसी हालत में रहने का इम्कान है। रियासती हुकूमत ने सभी ज़िला कलेक्टरों को सैलाब और आबी जमाव की सूरत हाल में हालात को देखते हुए मुनासिब कदम उठाने की हिदायत दी है। और बात उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में मानसून की सूरत हाल मामूल पर है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मगरबी हिस्सों में कई मकामात पर बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मगरबी इलाकों में मुतअद्दिद मकामात पर, जबकि मशरक़ी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के मशरक़ी हिस्सों में मुख्तलिफ मकामात पर, जबकि मगरबी हिस्सों में कुछ मकामात पर बारिश होने का इम्कान है। अगले 48 घंटों के दौरान भी ये सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में बारिश की वजह से कल एक मकान मुनहदिम हो जाने से एक शख्स और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। इस दरमियान रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलसल बारिश की वजह से मिट्टी का तोदा गिरने से चारधाम समेत कई शाहराहों पर आमदोरफ्त थम गई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ और यमुनोत्री जाने वाले रास्ते कई मकामात पर बारिश की वजह से पहाड़ों से पत्थर और चट्टानें और मिट्टी के तोदे गिरने से रखना पैदा हुआ। इसके अलावा भी दर्जनों दिगर शाहराहों में भी मिट्टी के तोदे गिरने से बंद हैं, जिन्हें खोलने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी कई इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ साथ बारिश भी हो रही है। बारिश की वजह से लोगों को जाहिर है मसाइल का सामना करना पड़ता है और सड़कें भी लबालब पानी से भरी हुई हैं।
और अगली खबर पर नज़र डालते हैं। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त इकदाम की वजह से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत और बहबूद कुंबा के मुताबिक मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से मुतासर 21,58,946 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 62,282 कोरोना मरीज सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाब होने वालों की शरह 74.30% हो गई है। मुल्क में कोविड से मौत की शरह कम होकर 1.89% हो गई है। सनअती कामगारों को राहत देते हुए मरकजी वजारत मेहनत ने एक बड़ा फैसला किया है। ESIC एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के तहत आने वाले मजदूरों को 3 माह का बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। ये भत्ता आखिरी तनख्वाह का 50% होगा। ये वो मजदूर होंगे जो मार्च से 31 दिसंबर तक या तो रोज़गार खो चुके हैं या फिर खो सकते हैं। मजदूर अपनी बेरोज़गारी के भत्ते का दावा रास्त ESIC से कर सकेंगे। इसके लिए रोज़गार देने वाली कंपनी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं होगी। कोरोना बीमारी आने के बाद लाखों औद्योगिक मजदूर अपना रोज़गार खो गए, लेकिन सरकार ने तत्परता के साथ फैसला लिया और ये फैसला लिया है कि जो मजदूर ESIC के अंतर्गत आते हैं और जिन्होंने अपना रोज़गार खोया है उनको बेरोज़गारी भत्ता दिया जाएगा। इन सब विषय पर हम बात करेंगे केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जो चिंता थी बेरोज़गारी की, जो बेरोज़गार हो रहे थे, उसको हल करने के लिए क्या आप लोगों ने फैसला लिया? नहीं, ये 2 वर्ष पहले ये योजना शुरू की गई थी कि भाई जो इस प्रकार के मजदूर अगर अपनी सेवा से अलग हो जाते हैं तो वो 90 दिन में अगर आवेदन करेंगे तो उनके ऊपर विचार किया जाएगा और वेतन का 25% हिस्सा मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में हम लोगों ने मन बनाया कि अब ये योजना को कुछ दिन और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस समय कोरोना का काल चल रहा है और कुछ परिवर्तन के साथ बढ़ाया जाए। नंबर 1, वे सारे कर्मचारी जो उद्योग से अलग हो रहे हैं तो 30 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई करते हैं और बिना एम्प्लॉयर की सहमति के भी अगर अप्लाई करते हैं तो उनके बारे में विचार किया जाएगा और उनको उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा मिलेगा। ये भी तय किया है कि इस काम को हम 15 दिन के अंदर निस्तारित करेंगे, कि इसका डिसीजन 15 दिन के अंदर होगा। आपके कहने का मतलब कि अटल बीमित कल्याण योजना जो थी उसका दायरा आपने बढ़ा दिया, परसेंटेज बढ़ा दिया, लेकिन ये कब तक रहेगा, कब तक लोग अप्लाई कर सकते? 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया है और 31 दिसंबर तक जो आवेदन करेंगे उनके ऊपर विचार किया जाएगा। अभी जो स्थितियां हैं बेरोजगारी की, क्या इससे बेरोजगारी भत्ता देने से एक राहत मिलेगी और रोजगार की क्या स्थिति रहेगी? मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। अब कोरोना कम होता भी नज़र आ रहा है और लोगों को नौकरी भी बढ़ रही है। लोग नौकरी की तलाश में जो जा रहे हैं, सबको सुविधा मिल रही है, सबको नौकरी मिल रही है। कौन लोग अप्लाई कर सकेंगे? क्या सामान्य औद्योगिक मजदूर कर सकेंगे या फिर ESIC के अंतर्गत आने वाले ही? इसमें वही मजदूर अप्लाई करेंगे जिनको ESIC से जो जुड़े हुए हैं। दूरदर्शन से बात के लिए धन्यवाद। ये थे केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार, जिनका कहना था कि कोरोना काल में जो औद्योगिक मजदूर अपनी नौकरी गंवा चुके हैं उनके लिए बेरोजगारी भत्ता 50% का दिया जाएगा, जो ESIC के अंतर्गत आते थे। कैमरामैन शुभम के साथ अजय विक्रम सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। कोरोना वबा में लॉकडाउन की सूरत हाल के दरमियान जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कारोबारियों को राहत देने और कारोबार को पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी तश्कील देने का फैसला किया है। LG सिन्हा ने इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार को तेज़ करने के लिए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में हर महकमे की फ़आलियत में इजाफे के साथ ही आवाम से रास्त तौर पर जुड़ने की ख़ास पहल की है। जम्मू कश्मीर में अब बैक टू विलेज का तीसरा मरहला अक्टूबर माह से शुरू हो सकता है। गांव की तरक्की को जमीन पर उतारने के लिए सरकार पूरी तरह से अहद बस्ता है। साथ ही इंतजामिया ने आवाम के साथ रास्त बातचीत की पहल भी तेज की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गुज़िश्ता दिनों गांदरबल और कंगन के इलाके का दौरा करके तरक्की के कामों का जायजा लिया। इस दौरे में LG मनोज सिन्हा ने समाज के हर तबके से मुलाकात करके उनके ख्यालात को जाना। कश्मीर में इस तरह का तजर्बा लोगों के लिए नया है, लेकिन गवर्नर के साथ बातचीत एक नए दौर का आगाज है। श्रीनगर में कायम गवर्नर हाउस में LG सिन्हा ने कई वफ्द से मिलकर उनकी मुश्किलात सुनी और मसले के हल के लिए फौरन हुक्म दिया। गुज़िश्ता महीनों में बातचीत का ये अमल जम्मू कश्मीर में काफी मजबूत हुआ है।
मरकजी सरकार के फ्लैगशिप स्कीम की बात हो या फिर गांव की सड़कों की तामीर की, भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे अहम जगह बना ली है। इस माली साल में जम्मू कश्मीर में 742 किलोमीटर सड़क तामीर की गई है। गांव का सड़क से राब्ता और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए एलजी काफी सरगर्म है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने गांव की तरक्की से जुड़े तमाम महकमों के कामों का जायजा लिया। प्रोग्राम के जायजे में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुशीर, चीफ सेक्रेटरी समेत दिगर इंतजामी के अफसरान को हुक्म जारी करने के अलावा कई मकामात का खुद मुआयना भी किया। सिन्हा ने कहा कि तरक्की की असली कसौटी पसमानदा इलाके हैं, जिन्हें तरजीह देना होगा। पीएमजीएसवाई में जो भी गांव आते हैं उन्हें सड़कों से जोड़ने के अलावा हर घर में नल से पानी दस्तयाब कराना और बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाना होगा। यानी तरक्की के धारे से जोड़ना जरूरी है, तभी इस मंसूबे का मकसद पूरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। और अब बात तेलंगाना में लगी आग की। तेलंगाना में श्री सैलम पन बिजली के पावर हाउस में कल लगी आग में फंसे 9 मुलाजमीन की मौत हो गई है। रियासत के वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी ने बताया कि सुरंग से 20 मुलाजमीन जान बचाकर निकलने में कामयाब रहे। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। दरियासना रियासती हुकूमत ने हादसे की जाँच का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाया जाना चाहिए। तेलंगाना हुकूमत ने हादसे में हलाक डिविजनल इंजीनियर श्रीनिवास गौड़ के कुंबे को 50 लाख रुपए के मुआवजा देने का ऐलान किया। इस हादसे में महलूक दिगर अशखास के कुंबों को 25 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि महलूकिन के कुंबे के एक रुकन को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और आज मुल्क भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस त्यौहार पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क के बाशिंदों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि वो कोविड-19 वबा से जल्द आज़ादी दिलाने की भगवान गणेश से दुआ करते हैं। नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू ने भी लोगों को मुबारकबाद दी है। इस साल मुंबई में कोरोना वबा के सबब त्यौहार के ताल्लुक से जोश व खरोश का माहौल नज़र नहीं आ रहा है। हुकूमत की तरफ से पहले ही कोविड के ख़तरे को देखते हुए गणपति की मूर्ति के ताल्लुक से रहनुमा हिदायत जारी किए जा चुके हैं, जिसके मुताबिक अवामी बोर्ड के मुजस्समों की ऊंचाई 4 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और रिहायशी कॉम्प्लेक्स में तामीर करदा माहौल दोस्त मुजस्समे 2 फुट तक होना चाहिए। विसर्जन में जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोगों के जाने की इजाज़त दी गई है, वहीं इस बार लाल बाग का राजा गणपति मंडल, जिसकी मुंबई में बहुत चर्चा है, इस साल मुजस्समे नहीं लगाए जाएंगे और 10 रोज़ा गणपति त्यौहार के मौके पर खून से मुतालिक एहतियात समेत सेहत से मुतालिक एक कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। और गणेश चतुर्थी के मौके पर जो है सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश चतुर्थी के मुबारक मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद। ये त्यौहार भारत के लोगों के जोश व खरोश और खुशी की अलामत है। मेरी आरजू है कि श्री गणेश जी की मेहरबानी से कोविड-19 की वबा ख़त्म हो और अहले वतन खुशहाल और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी लोगों को गणेश चतुर्थी के मौके पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि भगवान गणेश इंसाफ, खुशहाली और खुशकिस्मती की अलामत हैं। लोग कोई काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया कि गणेश चतुर्थी के मुबारक मौके पर मुबारकबाद। भगवान श्री गणेश की नज़र इनायत हम पर बरकरार रहे, हर तरफ खुशी और खुशहाली हो। और दिल्ली हुकूमत ने कोविड-19 वबा के पेश नज़र अवामी मकामात पर गणेश मुजस्समे की पूजा पाठ, विसर्जन, बड़ी तादाद में लोगों के जमा होने और अवामी सतह पर त्यौहार मनाने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी ने अवामी सतह पर त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं दी है। कमेटी के मुताबिक आइंदा त्यौहार पर यमुना और आम मकामात, तालाब या घाट पर मुजस्समे के विसर्जन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कमेटी ने कहा कि हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी करने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि मद्रास हाई कोर्ट ने गणेश चतुर्थी के मौके पर आबी ज़खायर में गणेश मूर्तियों के विसर्जन की इजाज़त दे दी है। अदालत ने कहा कि कोरोना वबा के मद्देनज़र बड़े जुलूसों समेत आम मेले का इनेकाद नहीं किया जाना चाहिए।
और खेल की खबरों में स्पेनिश क्लब सीविया ने यूरोपा लीग का खिताब जीत लिया है। कल देर रात खेले गए खिताबी मुकाबले में सीविया ने इंटर मिलान को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। सीविया का ये रिकॉर्ड 6ठा यूरोपा लीग खिताब है। फाइनल मुकाबले में इंटर मिलान ने 5वें मिनट में ही लुकाकू के गोल की मदद से सबकत हासिल कर ली। सेविया ने जल्दी वापसी की और डे जॉन्ग के 12वें और 33वें मिनट के किए गए गोल की मदद से 2-1 की सबकत हासिल कर ली। 2 मिनट बाद ही इंटर ने गॉर्डन के गोल की मदद से मुकाबले को एक मरतबा फिर बराबरी पर ला दिया। मैच के 74वें मिनट में इंटर मिलान के लुकाकू ने गलती से अपने ही गोल पोस्ट में गेंद मार दी। इस तरह से सीविया ने मुकाबले में अपने नाम कर लिया और इस तरह सीविया ने यूरोपा लीग जीतने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा। पिछले बार सीविया ने 2016 में ये खिताब जीता था। तो नाज़रीन, उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन शाम 5:30 बजे आप फिर उर्दू खबरनामा देख सकते हैं। फ़िलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।